नरेश जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? क्या आपको लगता है ये कोऑर्डिनेटेड होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोऑर्डिनेटेड होता है। दरअसल हम पत्रकारिता में कहते हैं ना कि पैग। अब जो है प्रधानमंत्री भारत के आ रहे हैं और ये बास्टिल डे जो कि फ्रांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, जहां जो कि जिस दिन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा, ये दुनिया का सबसे पुरानी मिलिट्री परेड का दिन है। भारत में जो गणतंत्र दिवस की परेड है वो भी उससे मिलती है और बहुत सारे देशों ने उससे प्रेरणा ली है। तो ये तो मेरे विचार से पत्रकारों को लगता है कि ये समय है जब ये स्टोरी चलनी चाहिए, और लोग बात कर रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी की सब तारीफ होगी। तो ये विषय, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक पत्रकार के तौर पर या एक अखबार के तौर पर कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो इस समय लोग शायद नहीं उठाएंगे। इसलिए ये ह्यूमन राइट्स वाली बात या गुजरात की बात ये उठती है, और इसको जैसा कि पहले हमारे साथियों ने कहा, इसको आप भुला नहीं सकते हैं। ये जो है, अगर लोगों के मन में ये सवाल है भारत में, तो दुनिया के बाहर, भारत के बाहर भी है दुनिया में ये सवाल। तो इसका अभी तक हमें पूरा जो है जवाब नहीं मिला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए जो जिम्मेदार थे उनको सजा मिली है नहीं मिली है, तो ये सवाल बाकी हैं। दूसरी बात यह है, फ्रांस के संदर्भ में ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, बास्टिल डे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है, इंपॉर्टेंट दिन होता है उनके लिए। और उस समय ये बात उठाना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फ्रांस का जो रिपब्लिक है, फ्रेंच रिपब्लिक, उसके तीन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीन इनके बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इनके जिसे कहते हैं केंद्र में है फ्रेंच रिपब्लिक के। और ये तीनों चीजें जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर जो उठाई हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं आती हैं। इसके अलावा एक और पक्ष है जो हमने जिसकी चर्चा नहीं की, वो ये है कि फ्रांस और बाकी देशों की तरह वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। वहां भी जो है मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात और पुलिस के दमन की बात उठती रही है। और अभी जो है, हमने ये नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली तो बात देखी, लेकिन उस वहीं पर जो बहुत छोटे छोटे ही हुए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन हुए, खासकर पेरिस में, कि जो 2 हफ्ते पहले जो फ्रांस में जो दंगे हुए थे, जो 17 वर्षीय एक अफ्रीकी यूथ की, वो 17 साल के एक लड़के की जो हत्या हुई थी तो पुलिस ने उसको मारा था, उसको उसके विरोध में। और उसको लेकर कहा था कि भाई ये जो है, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के तो हमारे लिए मतलब नहीं रह गया है। तो फ्रांस का के जो मूल्य हैं वही बदल रहे हैं। तो ये सवाल भी उठाना जो है जायज है कि ये मुद्दा जो है जरूरी है उठाना। और ये सिर्फ फ्रांस, भारत का मुद्दा नहीं है, बाकी देशों का ही मुद्दा है। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि इन देशों में, पश्चिमी देशों में, जो कि विकसित देश हैं, जो कि अपने आप में इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ गए हैं, उनमें ये विषय जो हैं, इनके बेसिक जो विचारधारा है उससे जुड़े हैं। तो ये हो सकता है कि मैक्रोन ने या वहां पर बाइडन ने नरेंद्र मोदी को के साथ पब्लिकली इन चीजों पर बात ना उठाई हो, लेकिन जैसा ओबामा ने जो जिक्र किया था कि प्राइवेट डिस्कशन में हो सकता है जरूर ये बात उठी हो। लेकिन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बात ऑफिशियली नहीं कही गई। लेकिन ये आमतौर पर माना जाता है कि जो भी जो आपके जो संदेह हैं, जो आपकी चिंता है किसी देश को लेकर या उसको आप प्राइवेटली उठाते हैं। ये लोकतांत्रिक, ये कूटनैतिक तरीके से ये उठाया जाता है। नरेश जी, एक और सवाल यहाँ पे है, और मैं लेमॉन का ये लेख मेरे सामने है, उसमें जो 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 एक सेंटेंस दिया गया है वो थोड़ा सा तकलीफ दे। जैसे वो कहते हैं, इंडिया द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द प्लैनेट इज ऑफन बेस्टोड विद द पॉम्पस टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यानी कहीं ना कहीं जो लेखक है वो भारत के लोकतंत्र को बहुत ही या तो कह सकते हैं कि हैरानी से पॉम्पस शब्द का इस्तेमाल करो, तारीख पे तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। तो क्या पिछले 7-8-9 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है या अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल स्फीयर है, क्या उसमें भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में जिस तरीके की चीजें देश में देखने को आ रही हैं, उसकी वजह से भारत की छवि और भारत की जो साख है उसमें कमी आई है? क्या लोग भारत के डेमोक्रेसी का जो सवाल है इसमें लोग अचंभित हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये प्रश्न है,
या वो भी निराश दिखाई पड़ते हैं? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न तो है महत्वपूर्ण, और लोगों को लगता है कि देखिए भारत में चुनाव होते हैं, बल्कि इसमें लमोंद के ही लेख में ये कहा है कि जो लोकतंत्र ऐसा लगता है कि सिर्फ चुनावों के समय ही अचानक प्रकट हो जाता है, और चुनावों के दो चुनावों के बीच में वो गायब हो जाता है। और ये बात तो है कि भारत में जिस तरह से, लेकिन उसमें कुछ चीजें आप देखिए, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उस पर सवाल उठाए हैं कि ये तो भारत सरकार ही तय करती है, और जो उनका आदमी नहीं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ के ये बोल गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना, बल्कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो कोलोजियम सिस्टम है, उसको लेकर भारत में भी सवाल उठते हैं। दुनिया में कहीं जो है जजेस अपनी नियुक्ति खुद नहीं करते हैं। वहां जो है अमेरिका में तो ये जाना जाता है कि किस पार्टी का, किस विचारधारा का राष्ट्रपति वहां है, वो अपने हिसाब से जजों की नियुक्ति करता है, और उसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं। जैसे ट्रंप ने कुछ नियुक्तियां की थी, और उसका परिणाम हमने ये देखा, अबॉर्शन वाला जो जजमेंट आया था उसमें देखा। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत तो ये बढ़ा के भी करते हैं, लेकिन ये देखिए सवाल तो ये है भारत के लोकतंत्र को लेकर। देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और चुनाव के जरिए हमारे यहाँ सरकारें बदलती हैं। हमारे यहाँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक बार इमरजेंसी के दौरान हुआ था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जब उन्होंने 5 साल को बढ़ाकर 6 साल की अपनी टर्म कर ली थी, जबकि सारा विपक्ष जेल में था। लेकिन उसके बाद सरकार बदली, जब उनकी सरकार बदली तो उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया, और फिर 5 साल का ही रहा, और हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। देखिए लोकतंत्र तो है भारत में, अब वो जैसा है, अब उसमें सवाल हम उठा सकते हैं, उठाने भी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल हैं कि प्रेस की आजादी का सवाल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, इसी तरह से आपकी रिलीजियस फ्रीडम का सवाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और किसी भी लोकतंत्र में इन सवालों का जवाब होना बहुत जरूरी है। और जो मैं समझता हूं कि सबसे जो जरूरी चीज है जो भारत में लोग भूल गए हैं, वो है डिसेंट। राइट ऑफ डिसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेसी। यानी आप जो असहमति का जो अधिकार है आपका, वो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो हम तो बहुत सिविल ढंग से डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने भारत के टेलीविजन चैनल्स पे देखा, एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी अपनी हाँकते हैं। तो असहमति भारत में खत्म होती जा रही है, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, अपनी अपनी बात गाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संजय जी, एक जमाना था जब भारत के लोकतंत्र को लेकर दुनिया में फैसिनेशन था कि भाई ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी देखिए सब साथ रहते हैं, कहीं किसी तरीके के कोई उतने गंभीर मतभेद नहीं है, और डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है। अब जो एक सेंस आ रहा है वो पजलमेंट का है, यार ये हिंदुस्तान में ऐसा कैसे हो रहा? तो क्या ये भारत के लिए खतरे का सवाल है? खतरे का सवाल तो है, कहने का मतलब कि सबसे अहम चीज है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो हिंदुस्तान का कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर तवज्जो देना सरकारों ने बंद कर दिया। उसकी कोई परवाह नहीं करता कि क्या मतलब है। अगर आप सोचिए कि मणिपुर में पिछले 50-60 दिन से बलवा हो रहा है, वहां पर तरह तरह के लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर जनता चिल्ला रही है कि कृपया करके सर प्रधानमंत्री कुछ इसके बारे में टिप्पणी करें, कुछ बोलें, कुछ मल्लम लगाएं। परंतु अगर आप देखिए, कोई भी अभी तक है ना शब्द नहीं बोला। हार कर आप देखिए, वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में स्ट्रासबर्ग में भी इस मुद्दे को उठाया गया कि मणिपुर के अंदर ही सब बंद होना चाहिए। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो कि बीच बीच में उठती हैं। खास के माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, किस तरीके से अक़लियत को सरकार ट्रीट कर रही है, किस तरीके कई सारे नेता जब है ना एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा था कैसे पकड़े गए, काफी समय तक जेल में रखे गए। उसके बाद कोर्ट से तो बरी हो गए, पर कोर्ट ने कहा भी कि इनको 3-3, 4-4 साल तक कैसे रखा आपने। तो ये जो एक सेंस ऑफ इनजस्टिस पूरे समाज में आ गई, वो हमारी डेमोक्रेसी को खा रही है। और जैसे है ना आपने बोला तो कुछ देर पहले कि यहाँ पे जो राइट टू डिसेंट, लोगों की जो मतभेद की जो आज़ादी है, उस पर इतना ज़्यादा अंकुश लगा है, क्योंकि कोई भी कुछ बोलता है तो ये खौफ होता है कि ग्रेड ना हो जाए, क्या ना हो जाए।
बोलने की, और अगर जो अखबार के मालिक हैं वो हरदम डरे रहते हैं, संपादक भी ऐसे रखे जाते हैं जो कोई सवाल ना उठाएं। आप देखिए किस तरीके का कवरेज करते हैं। अगर है ना ढंग की एडिटोरियल लीडरशिप होती तो इस तरीके का कवरेज अलाउ नहीं करती कि है ना जिस तरीके से पत्रकार बाहर जाते हैं। जैसे एक पत्रकार है ना, वहां पर पत्रकार ही नहीं, संपादक, वो एक महिला से कह रहे थे कि आप है ना क्या कर रही हो, वो है ना प्रधानमंत्री का नाम ले लेकर कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये अगर प्रधानमंत्री हैं तो मुमकिन है। तो वो उसी बात को लेके बहुत खुश बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि डिस्पेंसेबल है। ऐसा नहीं है कि स्थिति सुधर नहीं सकती, परंतु अपने सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि पत्रकार की से क्या उम्मीद करी जाती है, संपादक से क्या उम्मीद करी जाती है, और गिरने से अपने को रोकना चाहिए। और इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम एक लोकतंत्र में है, उसको लोकतंत्र को बचाना है। यहाँ पे कोई लोकतंत्र को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, सब लोग इसको किसी तरीके से खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये इसी बारे में हम लोग बात करें। बिल्कुल। आलोक जी, क्या इस ऐसी यात्राओं से प्रधानमंत्री जी को फायदा होगा चुनाव में? आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो वो किसी भी चीज से फायदा हो सकता है उनको। ये यूं ही नहीं कहा जाता है। आप पिछले इसके बहुत सारे दृष्टांत देख चुके हैं। वो इस यात्रा से, अमेरिका की यात्रा से, तमाम विदेश यात्राओं से ज्यादा फायदा उठाते रहे हैं। और वो भारत में वहां क्या हुआ पता नहीं। अभी जो एक ऑर्डर लीजन ऑफ द फ्रेंच एम्पायर मिला है उनको, उसको अगर आप देखें तो पता चला कि वो तो भारत में न जाने कितने लोगों को, हमारी मित्र रुचिरा गुप्ता को भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ बताया गया साहब भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको ये सम्मान दिया जा रहा है। वहां गैर प्रधानमंत्रियों को भी वो सम्मान मिले हुए हैं। भारत से बहुत लंबी शाहरुख लाइन है खान को ऐसे मिला लोग। है। हाँ, शाहरुख खान को मिला है। और बहुत बहुत मतलब, आप शाहरुख खान तो बड़ा नाम ले रहे हैं कि जिनका बड़ी भारी पॉपुलैरिटी है, लेकिन तो ये बात यहाँ कौन बताएगा? दिक्कत क्या है आशुतोष, जो हमें लग रहा है, और भारत में इस बात को लेकर बहुत व्यथा है कि विदेशी अखबार मोदी जी के बारे में कुछ लिख देते हैं। वजह ये कि भारत के अखबारों ने लिखना बंद कर दिया है, भारत के मीडिया चैनलों ने सवाल उठाने बंद कर दिए हैं। इसलिए जब ये सवाल कहीं उठता है तो बहुत अजूबा सा लगता है। ये सारे सवाल इस देश के मीडिया के पास उठे हुए होने चाहिए थे और लगातार उठते रहने चाहिए थे। अब वो आप अपना काम नहीं करेंगे। उल्टे जब कोई सवाल उठाएगा तो यहाँ 1 दर्जन आदमी ऐसे हैं जो प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रतिष्ठित पदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका एकमात्र काम सुबह सुबह डिफेंस की बैटिंग करना है। वो सुबह देखते हैं कि कहाँ किसने सरकार के खिलाफ कुछ कह दिया और हम तेजी से बैट लेके चालू हो जाएं उनके ऊपर छक्के चौके मारना कि भाई फलाने ने ऐसा किया था, अलाने ने वैसा किया था, देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, सब पूरी लाइन लग जाती है। और आप देखेंगे कम से कम 10 आदमियों की बिल्कुल आइडेंटिकल लाइन होती है। वो बाढ़ के पानी का सवाल हो, वो विदेश यात्रा का सवाल हो, कोई चिंता किए बिना वो लोग इस पे लगते हैं। तो ये हमें थोड़ा अजूबा शायद इसलिए, जब विदेश में ये खबर आती है तो भारत में कुछ लोग फिर उसी खबर को सर्कुलेट करना शुरू करते हैं। देखो भाई फ्रांस के अखबार में आया है, देखो भाई अमेरिका के अखबार में आया है। क्योंकि हमारे अखबारों में अगर ये खबरें आ रही होती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि विदेश में क्या है। फ्रांस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब भारत आते हैं, क्या वहां के लोग इस बात की परवाह कर रहे होते हैं कि भारत के अखबारों में इनके बारे में क्या छपा? हमारे देश में भी गणतंत्र दिवस परेड में जो मुख्य अतिथि होते हैं, उनके ऊपर सवाल उठे हैं अतीत में, और हाल के इस सरकार के दौरान भी उठे हैं कि ये आदमी क्यों बुला लिया गया, इसको तो अपने देश में ऐसा ऐसा रिकॉर्ड है और इसका लोकतंत्र विरोधी की छवि है, बड़ा बुरा आदमी है, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा है। लेकिन किसको फर्क पड़ रहा है? वहां भी हमारी सरकार भी है, उसकी भी ये भूमिका है कि भाई वो अपना व्यापार और अपना कारोबार कैसे मजबूत रखे। ये भूमिका ये सरकार निभा रही है और ये दूसरी सरकारें भी निभाती हैं। तो हमें थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन मोदी जी जहां तक मैं देख पा रहा हूं, वो इन सभी यात्राओं का और भारत के अंदर की यात्राओं का वो जितना लाभ संभव है, कोई और नेता जो सोच सकता है उससे काफी ज्यादा लाभ वो इसका उठा सकता है।